सलमान साहब। I think ऊपर लिखा आ गया कि it's live, तो I think we can start now. We'll just wait for a minute. All right. Been हाँ, I think something had happened. कोई इंटरनेट कनेक्शन का इशू था. yeah, But I it's think a we're technical issue with the studio. अच्छा technical issue with the studio. But I think we can start because we are more than 4 minutes into the program. Yes, ऊपर लिखा हुआ है live. yes, I think we are now stable back again. I'll restart again our topic.
that we have brought you today. It's about the freedom of expression versus state regulation. The best we could have got you is the speaker we have today, which is Mr. Muhammad Munib Qadir. Let me introduce you, sir, first before we go on with what you Sure. have to say about the topic. Mohammad Munib Qadir is a lawyer, he's a political commentator, a social activist. He has done his LLB honors from University of London and LLM from Queen Mary University, Queen Mary College of University of London. Sir, the point we need to start from is from the very basic notion of what freedom of expression is. I'll start with you so that we'll go जी on with the flow. I'll throw questions in between, and then we can continue the conversation. And because we are into 6 minutes of our live already, we'll be taking the session to 40 minutes. It's for the audience, and I'll All be right. taking the comments from this comments questions too. Yes, sir. Please. All right. So because we're talking about freedom of expression today, और आई थिंक कि अभी रिसेंटली दिस हैज बिकम अ वेरी कंट्रोवर्शियल इशू क्योंकि अभी एक जो हमारी पाकिस्तान एक फेडरेशन है ऑफ द यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जिसको हम पीएफयूजे कहते हैं, उन्होंने भी कन्वेंशन रखा, आसमा जहां की कॉन्फ्रेंस भी हुई, एंड जो आपका सिविल सोसाइटी सेक्टर है और जो आपका जर्नलिस्ट का सेक्टर है, उनकी काफी हमें ये फ्रीक्वेंट कंप्लेंट सुनने को मिलती है कि जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, या उन लोगों का आर्टिकल 19 का राइट कर्व हो रहा है. So that brings me to Article 19 of the Constitution itself, because that is the starting point for us. कि Article 19 हमारे आइन का क्या बात करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में. जनरली स्पीकिंग फंडामेंटल राइट्स का जो सा पार्ट है ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आर्टिकल 19 हम सारे सिटीजन्स को, पाकिस्तानी सिटीजन्स को ये राइट देता है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा. वी विल बी एबल टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियन, एंड नॉट जस्ट एक्सप्रेस आवर ओपिनियन or our beliefs, but also hold our own opinion, our own thought, without being policed by anyone else. Except for Article 19 के अंदर ही लिखा हुआ है कि जो state है, it may intervene in your right to freedom of expression, subject to reasonable limitations, in the interests of preserving national security, our morality, law and order, etc. So इसका मतलब ये हो जाता है कि Article 19 एक absolute right नहीं देता. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है. इसके अंदर स्टेट लिमिट्स डाल सकता है, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं, पर अब जो आपके लिए क्राइटेरिया होता है ऑफ असेसिंग कि कहीं स्टेट बहुत ज्यादा इंट्रूड तो नहीं कर रही लोगों के हकूक में, वो है रीजनेबलनेस का, प्रोपोर्शनैलिटी का, कि स्टेट रीजनेबल लिमिटेशंस उसके ऊपर डाल सकती है. तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जनरली स्पीकिंग आर्टिकल 19 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आप देख लें या फिर पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल लॉ के अंडर ऑब्लिगेशंस हैं, जैसे कि आर्टिकल 19 है इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का, उसका भी आर्टिकल 19 ये कहता है कि जो भी स्टेट्स पार्टीज हैं, एंड पाकिस्तान इज अ स्टेट पार्टी टू द आईसीसीपीआर, उन्होंने अपने सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट्स टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ग्रांट करने हैं. और यहां हम बैठकर जो डिस्कशन कर रहे हैं वो इसी चीज के बारे में है कि इन माय असेसमेंट एंड व्यूअर्स की भी असेसमेंट में, is Pakistan living up to its commitments under both its domestic law, under the Constitution of Pakistan, as well as under its international obligations? सवाल ये है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी रिसेंटली अगर हम स्टेटिस्टिक्स को देखें या ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को देखें या इंटरनेशनल एनजीओज को देखें, जैसे कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जिसको आरएसएफ कहा जाता है, उन्होंने पाकिस्तान को रैंक किया है अमंग वन ऑफ द वर्स्ट व्हेन इट कम्स टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. यानी कि पाकिस्तान की रैंकिंग इज 145 out of 180 total countries in the World Press Freedom Index. तो ये हम लोगों को इस कॉन्वर्सेशन तक लेकर आ रही है कि ऐसा क्यों है. एक तो तबका हमें कहता है कि ये साजिश की जा रही है, ये हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है. हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने ये बार बार कहा है कि इतनी तो किसी और मुल्क में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलती ही नहीं है. पाकिस्तान के अंदर तो फवाद चौधरी साहब ने अभी रिसेंटली कहा है कि डेफिमेशन लॉ ही नहीं एग्जिस्ट करते. तो उसका मतलब ये है कि आप जो दिल में आए आप कह सकते हो और आपके ऊपर कोई कर्ब्स नहीं है. तो अब इसमें से कौन सा नैरेटिव ठीक है? क्या ये बात वाकई सच है कि पाकिस्तान में कोई डेफिमेशन लॉज नहीं है? एक तो ये सवाल उठता है. क्या ये कोई साजिश हो रही है एनजीओ वगैरह की या इंटरनेशनल मीडिया की हमारे खिलाफ कि वो हमें एक गंदी लाइट में या गलत लाइट में पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में आजादी इजहार राय नहीं दिया जाता? या फिर ये बात सच है
or there is a grain of truth to it that पाकिस्तान के अंदर censorship is in an all time high because काफी लोग ये कहते हैं कि जी मीडिया मार्शल लॉ आ गया है. तो दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर, दिस इज व्हाट वी टॉकिंग अबाउट. और इसमें अभी रिसेंटली भी काफी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिस तरह अब कल और परसों ये हर जगह पे नेशनल मीडिया में खबरें थी कि जी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने एक नया एक्ट पास कर दिया, उसको साइन कर दिया, जिसको अब कहा जा रहा है द प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट्स एंड मीडिया प्रोफेशनल्स एक्ट. तो अब इसको अगर मैं देखूं कि प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट्स का एक एक्ट आ रहा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने खुद ड्राफ्ट किया है, और कहा जाता है कि पीएफयूजे और जर्नलिस्ट्स और स्टेक होल्डर्स ने भी अपना इनपुट दिया था इस बिल को, जो अब एक्ट बन गया इसको ड्राफ्ट करने में. तो अगर इस तरह से मैं देखूं तो फिर तो लगता है वाकई पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और जो लॉ मेकर्स हैं उनकी तरफ से एक सीरियसनेस भी है और एक कमिटमेंट भी है कि वो आजादी इजहार राय बढ़ाना चाहते हैं, वो जर्नलिस्ट्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं. पर दूसरी तरफ अगर आप वही रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को देखें, या अगर आप ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट्स को देखें, या एचआरसीपी, उन लोगों की जो कंप्लेंट्स हैं, या जो आपके वी लॉगर्स वगैरह हैं, there are other areas of concern के parallel to the protection of journalists act ये नए किस्म के regulations बनाए जा रहे हैं पीका के अंडर. जिस तरह के अब एक ये रेगुलेशन आ गया है रिमूवल एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट रूल्स. अब इसका काफी ये बड़ा इट्स अ माउथफुल, द रिमूवल एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट रूल्स 2021. एक तरफ से इसको देखा जाए तो काफी लोग कह रहे हैं दिस इज ड्रैकोनियन, या एक पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएमडीए के नाम से उसको इंट्रोड्यूस करने की हम लोग खबरें सुन रहे हैं. उसको काफी देर से बात चल रही है कि एक नया ऑल इनकम्पसिंग एक बॉडी होनी चाहिए जो हर किस्म के मीडिया को रेगुलेट करे, हर मीडिया कंटेंट को रेगुलेट करे. उसके बारे में कहा जा रहा है कि दिस इज ड्रैकोनियन. तो इट्स बीइंग सेड के जो ये एक्ट अभी आया है प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट्स वाला, प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट्स एंड मीडिया पर्सनैलिटीज वाला या मीडिया प्रोफेशनल्स वाला, अगर ये एक स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन, दे आर टू स्टेप्स बैक in the form of the removal and blocking of unlawful online content rules and in the form of the PMDA. तो क्वेश्चन ये सच कौन कह रहा है? क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इधर आपके प्लेटफॉर्म पे आज बैठा हूं तो क्या मैं खुल के बात कर सक रहा हूं, या इधर बैठकर मुझे भी सेल्फ सेंसर करना पड़ रहा है? अब ये जब मैंने आपको बता दिया कि दिस इज द लैंडस्केप इन विच वी आर ऑपरेटिंग, कि एक तरफ आपका आर्टिकल 19 है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक तरफ आपकी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ कमिटमेंट्स हैं, एक तरफ ये कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं कि एक जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट करने का बिल आ गया, दूसरी तरफ ये रूल्स प्रोमलगेट किए जा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं सेंसरशिप को भी बढ़ावा दे रहे हैं, सेंसरशिप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. इस लैंडस्केप को मद्देनजर रखते हुए हम क्या कह सकते हैं, कौन ठीक कह रहा है? जर्नलिस्ट के कंसर्न्स ठीक हैं या नहीं है? जर्नलिस्ट के अंदर भी डिवीजन है कि एक तरफ आपके पास वी लॉगर्स बैठे हुए यूट्यूब पे या टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, वो ये कहते हैं कि कोई सेंसरशिप नहीं है, हम तो खुल के बात कर सकते हैं. और फिर आपके हैं जो पॉलिटिकल डिसिडेंट्स हैं, या जो डिसेंट करते हैं, या जो आपके ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स या एक्टिविस्ट्स हैं, उनका कंप्लेन ये है कि हम लोगों को सेंसरशिप बहुत की जाती है, या हमें सेल्फ सेंसरशिप बहुत करनी पड़ती है. तो यहां मैं आपसे बल्कि कहूंगा कि यू कैन टेक दिस लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग फर्दर कि इसमें से नैरेटिव कौन सा ठीक है, और व्हाट आर द व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच these narratives are being peddled. बिल्कुल. और सर एक चीज तो हमने बिल्कुल देखी है अभी के पिछले एक डेकेड में जिस तरह से चीजें हमें नजर आ रही हैं, क्योंकि एक टाइम था कि जब हम टीवी चैनल के आगे बैठते थे और हम जो सुनते थे उसको सच मानते थे. अब वक्त इस जी तरह से हो गया है कि अगर एक न्यूज भी आती है तो उसको 4 प्लेटफॉर्म्स पहले तहकीक कर लेंगे, और आ, उधर पता चल जाएगा कि क्या ठीक है क्या गलत है. इवन हमारे लोगों में भी ये शौर आ गया. जी Moving on, we would like to know about the जो अभी हमारा जो हमने वाइडन स्कोप की हमने बात की, जैसे हमारा यूट्यूब भी आ जाता है, बिल्कुल रेगुलेशन आ जाती है, और हमारे फेसबुक की रेगुलेशन भी आ बिल्कुल. जाती है. तो what exactly are the requirements which we need to see before we regulate such platforms? क्योंकि हमें पता है कि this is open. आज कोई भी शख्स उठ के अपना चैनल बना लेता है और वो जो चाहता है बात एब्सोल्युटली. जी करता है. We do have many, लेकिन हमें इस बात का बिल्कुल बखूबी अंदाजा है कि उनकी जो इंफॉर्मेशन है दैट इज नॉट राइट. तो इसको किस तरह से डील किया जा सकता है, एंड व्हाट डू यू थिंक कि हमारे पास जो स्टेट रेगुलेशंस मौजूद हैं या जो बननी चाहिए हैं
उसमें कौन से एलिमेंट्स का जिक्र होना लाजिम है? अच्छा, अब एक तरफ तो बहुत पहले से हमारे पास जब पीएमएलएन की हुकूमत थी तो एक लॉ आया था जिसको हम कहते हैं जी पीका, जो कि इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेशन करता है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स के अगेंस्ट, या इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट किस किस्म का है, साइबर क्राइम्स, उसको रेगुलेट करने के लिए वो लॉ 2015 में प्रपोज किया गया था और फिर पीका 2016 हमारे पास आ गया। अब पीका 2016 का एम दरअसल तो अगर सुना जाए, सुनने में तो लगता है कि इट्स अ वेरी नोबल एम, which is के the online space has become very toxic. The online space has been unregulated for a very long period of time, but it has given voice to fine a lot of marginalized people. But at the same time, it has also given voice to a lot of people जो कि misinformation तो क्या बल्कि incitement करते हैं, incitement to hatred, incitement to violence. इन लोगों को भी रेगुलेट करना होगा और ये नेशनल सिक्योरिटी को भी थ्रेट पोज करते हैं। ऑन पेपर दैट साउंड्स एब्सोल्युटली राइट, और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ये तो एवरी कंट्री इज या हैज इंट्रोड्यूस लॉज या इज इंट्रोड्यूसिंग लॉज जो कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर या मॉरलिटी या पब्लिक कलेक्टिव मॉरलिटी को प्रिजर्व करने के लिए या पब्लिक में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए इस तरह के कर्ब्स लगाता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर। देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट, बट वही वाली बात है, आर्टिकल 19 इज आवर हमारा रूल ऑफ थंब ये हो जाता है, हमारा गाइडिंग फैक्टर हो जाता है कि आर्टिकल 19 कहता है कि अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो फॉर ऑल दीज पर्पसेस दे हैव टू बी रीजनेबल। तो क्वेश्चन ये है, जो पीका 2016 आया था उसने जो कर्ब्स लगाए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर, क्या वो रीजनेबल या प्रोपोर्शनेट हैं? रीजनेबल प्रोपोर्शनेट का मतलब कि वो जो एम अचीव करने की कोशिश की जा रही है कि एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखा जाए, एक जो आप एम परस्यू कर रहे हो ऑफ मेंटेनिंग नेशनल सिक्योरिटी या फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज वगैरह वगैरह, क्या उसको इस तरह से अचीव किया जा रहा है कि कम से कम लोगों की जो आजादी इज़हार राय है उसके ऊपर लिमिट्स लगाई जा रही हो? अब पीका के ऊपर मेजर क्रिटिसिज्म ये आती हैं कि जी उसका एक सेक्शन 20 है जो कि एक नया फॉर्म ऑफ क्रिमिनल डेफेमेशन को पैदा उसने किया है, उसने एक इट्स गिवन बर्थ टू अ न्यू फॉर्म ऑफ क्रिमिनल डेफेमेशन। अब ये वाली चीज क्रिमिनल डेफेमेशन पाकिस्तान पीनल कोड में भी थी, जिसके अंडर डेफेमेशन के लिए आपके ऊपर 3 साल की सजा हो सकती है या 2 साल की सजा हो सकती है। पीका 3 years का आपको इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस यू कैन बी सब्जेक्टेड टू इट अगर आपने किसी को डिफेम किया है थ्रू अ सो कॉल्ड फॉल्स एलिगेशन। अब काफी लोग ये कह रहे हैं कि क्रिमिनल डेफेमेशन तो वैसे ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा इट्स एन ओवरकिल, इन द सेंस के बाकी जो सी जुरिस्डिक्शंस हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उसके अंदर जो डेफेमेशन लॉज हैं वो सिविल सूट को, सिविल लायबिलिटी को राइज देते हैं, दे डू नॉट गिव राइज टू क्रिमिनल पेनल्टीज। सो एक तरफ यू गॉट द पाकिस्तान पीनल कोड जो कि 2 साल का आपको यू कैन रिस्क एन इम्प्रिजनमेंट टर्म ऑफ 2 years। अब आपके पास पीका आ गया है अंडर विच यू कैन रिस्क एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years। तो क्या ये बहुत ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड तो नहीं है? बिकॉज पर्टिकुलरली जब हरासमेंट की बात आती है जिसमें काफी सारी फीमेल कंप्लेनेंट्स होती हैं, वो अगर ट्विटर के ऊपर या वो सोशल मीडिया के ऊपर कोई पोस्ट शेयर करती हैं जिसमें वो बताती हैं या अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं हरासमेंट का, ऑफ हैविंग बीन सब्जेक्टेड टू हरासमेंट, तो उनको नोटिस आना शुरू हो जाते हैं एफआईए की तरफ से, या उनके जो से सपोर्टर्स हैं उनको नोटिस आना शुरू हो जाते हैं। और फिर वहां उन एक कहा जा रहा है कि देयर इज चिलिंग इफेक्ट ऑन फॉर एग्जांपल द मी टू मूवमेंट, के people are not able to speak freely about their experiences of having been sexually harassed। तो एक तो आर वी सपोर्टिंग मार्जिनलाइज पीपल, चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हों, चाहे वो हमारी खवातीन हों, चाहे हमारे ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हों, अगर वो कुछ लिख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर या वो कोई कंसर्न शेयर कर रहे हैं, एकदम से उनको अगर नोटिस आ सकता है सेक्शन 20 के अंडर फॉर एग्जांपल, एंड दे आर रिस्किंग अ 3 years imprisonment term, ऑन व्हाट बेसिस आर दे बीइंग इशूड दोस नोटिसेस? काफी सारे तो लोग ये कह रहे हैं जिनको नोटिस आते हैं कि डेट गुजर गई होती है पेरेंट्स की और हमें नोटिस तब पहुंचता है एंड हमें मौका नहीं मिलता टू डिफेंड आवरसेल्व्स। तो क्या इसको इन्फोर्स करने के जो तरीकोकार है पीका 2016 उसके अंडर ये जो वेरियस सेक्शंस वगैरह हैं, इसकी इन्फोर्समेंट में ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है? या उसी तरह से सेक्शन 31 पीका के अंडर द स्टेट हैज द राइट कि वो आईएसपीज को डिमांड कर सकती है कि लोगों की डेटा को रिटेन रखा जाए और उनकी डेटा को रिटेन रखा जाए इवन विदाउट अ वारंट। उसी तरह से सेक्शन 37 के अंदर द पीटीए हैज द राइट टू रिमूव
any material or any content from social media or from people's social media accounts या वेबसाइट से मूव की जा सकती हैं जिसको कि तस्वर किया जाता है is contrary to our national security या contrary to our morality या it is something which is according to PTA an incitement. अब क्वेश्चन ये उठता है कि how does one define these terms? Incitement को भी कैसे डिफाइन करे? क्वेश्चन ये उठता है how does one define obscenity? How does one, इसकी definitions नहीं दी गई. तो उसमें क्या होता है that the state gets immense power and unchecked powers कि वो कहीं ना कहीं पुलिसिंग करना शुरू कर दें और कहीं ऐसा लॉ तो हमारे पास नहीं आ गया जो कि थॉट पुलिसिंग कर रहा है कि what people do in the privacy of their homes, how they use their own private social media accounts, उसके ऊपर बहुत ज्यादा state intrusion तो नहीं आ रही. This is the concern and there is a legitimate concern about it. अब उसी पीका के अंदर एक नया रिमूवल एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट रूल्स फ्रेम किए गए हैं और इसके ऊपर भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस या ऑपोजिशन पार्टीज ने काफी ज्यादा एहतजाज किया है और उनका ये कहना है कि ये वाले रूल्स अब एक इस तरह का निजाम क्रिएट कर देंगे, एक इस तरह का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्रिएट कर देंगे जो स्टेट के पास अनफेटेड पावर्स होंगी टू रेगुलेट ऑनलाइन कंटेंट. सो वो जो थोड़ा बहुत भी डिसिडेंट्स के पास एक ऑनलाइन स्पेस थी जो दे कुड हैव एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली, उनसे वो भी एक हद तक छीन ली गई है क्योंकि इन रूल्स के तहत सोशल मीडिया कंपनीज को पाकिस्तान के अंदर ऑफिस एस्टैब्लिश करने होंगे और अगर हुकूमत पाकिस्तान रिक्वेस्ट करे सोशल मीडिया कंपनी से, फॉर एग्जांपल फेसबुक से या ट्विटर से, कि एक पर्टिकुलर कंटेंट को रिमूव किया जाए तो वो उनको रिमूव करना होगा, नहीं तो सोशल मीडिया कंपनीज को जुर्माने होंगे, उनको फाइन होगा. तो इस तरह की जौन सी पावर्स गवर्नमेंट ने अपने लिए रिजर्व कर ली है. काफी लोग ये कह रहे हैं कि एक चीज होती है रूल ऑफ लॉ, एक चीज होता है रूल बाय लॉ, कि आप इस तरह के लॉस पास कर रहे हो कि द स्पेसेस अवेलेबल टू पीपल टू बी एबल टू डिसेंट आर श्रिंकिंग. सो ये वाली जो पावर्स हैं जो पीटीए को 2021 के रूल्स के अंदर दी जा रही हैं, दैट दे हैव बिकम अ कॉज ऑफ कंसर्न. उसी तरह से आप पीएमडीए को भी देख लो. जो कलेक्टिव इफेक्ट है इस रिमूवल एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट रूल्स का और पीएमडीए का, वो ये है कि अगर मेरा एक सोशल मीडिया अकाउंट है, मेरा यूट्यूब अकाउंट है, तो मुझे लाइसेंस लेना होगा. पीएमडीए ऑर्डिनेंस आप लोग अगर देख लें तो पीएमडीए ऑर्डिनेंस के मुताबिक मुझे लाइसेंस ऑब्टेन करना होगा कि मैं अपना सोशल मीडिया अकाउंट चला सकूं और वो लाइसेंस एनुअली रिन्यू करवाना पड़ेगा. ऑब्वियसली मुझे रिन्यूअल नहीं मिलेगा इफ आई एम सेइंग थिंग्स which are not flattering for the government या which are not to the liking of the government. Similarly, एक ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा पीएमडीए के अंडर जो कि मीडिया ट्राइब्यूनल्स होंगे और उन मीडिया ट्राइब्यूनल्स के आगे कोई अपील रूट्स नहीं अवेलेबल. सो जर्नलिस्ट्स या जो आपके ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं या जो आपकी पब्लिक है, दे आर फीलिंग अ बिट इनसिक्योर कि हमारे पास यानी कि जो ड्यू प्रोसेस के राइट्स हैं अगेंस्ट समथिंग गारंटीड बाय आर्टिकल 10A, हमसे वो छीन लिए जाएंगे. दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ मीडिया मार्शल लॉ. तो क्वेश्चन यही उठता है कि हाउ डज वन डिफाइन हेट स्पीच, हाउ डज वन डिफाइन कि व्हाट इज अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, हाउ डज वन डिफाइन टर्म्स लाइक क्रिटिसिज्म ऑफ सेंसिटिव या हसास इदारे, सेंसिटिव इंस्टीट्यूशंस. क्योंकि ये जो से रूल्स आ रहे हैं और ये पीका के अंदर ही ड्राफ्ट किए जा रहे हैं, इनका एम ये है कि एनीथिंग विच इज वायलेटिव ऑफ आवर नेशनल सिक्योरिटी या समथिंग विच is negative या has an adverse impact on Pakistan's relationships with friendly countries या anything which is directed at a criticism which is directed at sensitive institutions, तो उसको ब्लॉक किया जाएगा, उसको रिमूव किया जाएगा और उसके ऊपर क्रिमिनल पेनल्टीज होंगी. तो क्वेश्चन ये है कि हाउ डज वन डिफाइन दीज थिंग्स. फॉर एग्जांपल, अगर इधर बैठ कर ह्यूमन राइट्स ग्रुप बात करता है कि जी चाइना के अंदर एक मुस्लिम कम्युनिटी है, वीगर मुस्लिम्स हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, and you're having a discussion about it, you're putting up a video about it, you're putting up a post about it, तो उसका मतलब कि वो रिमूव कर दिया जाएगा, वो ब्लॉक कर दिया जाएगा. अगर आप बात कर रहे हो कि किसी कंट्री जिसके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं या फॉर एग्जांपल टर्की आप लोग कह लो, वी हैव रिलेटिवली गुड रिलेशंस, अगर हम उधर की कोई सोशल इशू या हम उधर की कोई ह्यूमन राइट्स प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं तो उसका मतलब उसको बैन कर दिया जाएगा. अब बात यह है कि अगर हम हर चीज को बैन करना शुरू कर दें एंड ओनली द गवर्नमेंट गेट्स टू डिफाइन या द स्टेट गेट्स टू डिफाइन कि व्हाट इज अगेंस्ट द लॉ, तो उसमें फिर प्रॉब्लम ये है कि जो आर्टिकल 19A के अंडर लोगों के पास राइट है टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रीली, वो वाला राइट भी कर्व हो रहा है. तो ये जो कंसर्न्स हैं
आपके सिविल सोसाइटी सेक्टर के, ये जो कंसर्न्स हैं आपके जर्नलिस्ट्स के, ये जो कंसर्न्स हैं आपके वीलॉगर्स वगैरह के, आई थिंक दे आर वेरी वैलिड। ऑन द अदर हैंड अब हमारे पास एक एक्ट आ चुका है जिसका मैंने जिक्र किया है, वो परसों ही आया है, द प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट्स एंड मीडिया प्रोफेशनल्स एक्ट। वो एक तरफ से ये कह रहा है कि ना कोई पब्लिक अथॉरिटी ना कोई प्राइवेट एंटिटी जर्नलिस्ट्स को टॉर्चर कर सकती है, ना उनकी कोई इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हो सकती हैं, ना जर्नलिस्ट्स के साथ कोई आप लोग आर्बिट्ररी अथॉरिटी का मिसयूज कर सकते हो। तो दैट साउंड्स वेरी प्रोग्रेसिव। बट उसके अंदर भी एक सेक्शन 6 है जो कि अगेन जर्नलिस्ट्स को ये कहता है कि उनके ऊपर भी ड्यूटी है दैट दे आर नॉट गोइंग टू बी स्प्रेडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, या दे आर नॉट गोइंग टू बी स्प्रेडिंग एनीथिंग व्हिच इज लाइकली टू क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। उसको डिफाइन नहीं किया कि क्या है। तो सेक्शन 6 के अंडर जो 2021 का एक्ट है, वो सारे राइट्स लिए गए हैं जो कि आपने बाकी सेक्शंस के अंदर सबको दिए हैं, बिकॉज यू हैव put a duty on journalists and you have made these rights जो कि जर्नलिस्ट को दिए गए conditional upon कि जर्नलिस्ट चाहते हैं they should not be spreading false information. Now what is meant by false information? उसको एस्टैब्लिश करने का क्राइटेरिया क्या है, वो उसके अंदर सही तरह से डिफाइन नहीं किया गया, which again is a cause of concern कि this is something जो कि on paper तो बहुत अच्छा लग रहा है, it might be a very good PR exercise for the government, that if those rights are made conditional upon vaguely or oddly defined terms, तो फिर उसका मतलब कि we back to square one. So considering the combined effect of these laws, and not just these laws, also जो अभी हमने events होते हुए देखे हैं कि journalists जो से हैं वो missing हो जाते हैं। अभी हमने अफसार आलम के साथ देखा इस साल क्या हुआ, या असद अली तूर, इस तरह के जर्नलिस्ट कुछ देर के लिए गायब हो जाते हैं, फिर वो रिसर्फिस करते हैं एंड वो ये कहते हैं कि जी हम लोगों को डिसअपेयर कर दिया गया बिकॉज वी वर डिसेंटिंग, या बिकॉज वी वर सेइंग समथिंग व्हिच वाज नॉट टू द गवर्नमेंट्स लाइकिंग। तो उस को मद्देनजर रखते हुए एक ये फीलिंग आती है, या एक ये तासर पैदा होता है कि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है उसने एक एंटी जर्नलिस्टिक स्टांस लिया है। नाउ दैट इंप्रेशन माइट बी रॉन्ग, but the question is what are the steps that the government is taking to dispel such notions, या to dispel such impressions? वहां फिर the onus is on the government, and the thing is कि हाँ वो ये एक्ट पास कर रहे हैं and that is a step in the right direction, but when you include vague terms जो कि कंप्लीटली उसकी डिस्क्रिप्शन आपने गवर्नमेंट के पास छोड़ दी है कि वो डिटरमिन करें कि उन वर्ड्स की मीनिंग क्या है, वो जो कंडीशंस आप इंपोज कर रहे हो जर्नलिस्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए, वो कंडीशंस क्या है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन और एक आर्बिट्री अथॉरिटी आपने गवर्नमेंट को दे दी है, तो वी आर एग्जैक्टली इन द सेम पोजीशन दैट वी हैड स्टार्टेड फ्रॉम। बट एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि जो जर्नलिस्ट के प्रोटेक्शन का एक्ट आया है अभी, उसमें कुछ प्रोग्रेसिव स्टेप्स भी लिए गए हैं। एक कमीशन बिठाई जाएगी, उसमें एक चेयरपर्सन होगा जिसका ह्यूमन राइट्स या जर्नलिज्म या लॉ के साथ कोई 20 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे फ्रॉम जर्नलिस्ट एसोसिएशंस एज वेल, और उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के भी रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे। तो ये कुछ आई थिंक प्रोग्रेसिव स्टेप्स हैं। सेक्शन 5 जो सा है इस नए जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट का, वो ये कहता है कि कोई भी जर्नलिस्ट को हिंडर नहीं किया जाएगा, उसको रोका नहीं जाएगा इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज थ्रू इंटिमिडेशन और आर्बिट्री रिस्ट्रिक्शंस until and unless the journalist is engaging in racial or religious hatred या hate speech। तो ये भी मुझे इस चीज के ऊपर लेकर आता है कि hate speech क्या है। तो अब आप मुझसे ये, मैं तो चाहता हूं कि पूछें कि hate speech क्या है, इसके ऊपर इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्यों है? What do I think, या बल्कि मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, what do you think hate speech क्या होती है? Hate speech, exactly. This is one of the leading questions अगर हम आजकल बात करते हैं कि हमें exactly इस बारे में पता ही नहीं है कि वो एक जो फाइन लाइन है, what is between the information that is being broadcasted और बिल्कुल उसके साथ एक पर्सनल ग्रज कब जुड़ जाता है और वो हेट स्पीच में कब तब्दील हो जाता है। और कोई बिल्कुल वी एंड अप कॉलिंग इट इवन टॉक्सिक कि यार बहुत टॉक्सिसिटी है और हेट स्पीच है। बिल्कुल तो जी व्हाट definitely we'd like to know more about what is when we call कि यार अब ये जो चीजें आ गई है ये हेट स्पीच है, और अब जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज मेयर इंफॉर्मेशन दैट इज टू बी ब्रॉडकास्टेड, और वो डेफेमेशन और हेट स्पीच वाला जो एक कॉन्सेप्ट है वो हमारे बिल्कुल। तो हेट स्पीच के बारे में, जी हेट स्पीच एक एक ऐसी टर्म है जो कि मैं देखता हूं कि उसको बहुत ज्यादा हर कोई वेपनाइज भी करता है और एक इस तरह से इस्तेमाल करता है कि उनके नैरेटिव्स को सूट करे। दैट इज द टग ऑफ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन
across this spectrum of polarization at both the ends. एक तरफ आपके पास राइट विंग है, एक तरफ आपके पास लेफ्ट विंग है, और दोनों दूसरे के ऊपर ये इल्जाम तराशी करते हैं कि जी हेट स्पीच है, ये तो जो आप कह रहे हो वो हेट स्पीच है और हमें हेट स्पीच के अगेंस्ट प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा। अब अगर देखा जाए तो जर्नलिस्ट्स को भी हेट स्पीच से प्रोटेक्ट किया जाएगा, जर्नलिस्ट्स के ऊपर भी ड्यूटी है कि वो हेट स्पीच नहीं पेडल करेंगे। आप पेमरा का कोड ऑफ कंडक्ट देख लें तो पेमरा का कोड ऑफ कंडक्ट भी कहता है कि हेट स्पीच नहीं अलाउड टेलीविजन के ऊपर। जो लाइसेंसीज हैं, जो टेलीविजन चैनल ओनर्स हैं, दे आर नॉट अलाउड कि वो हेट स्पीच को ब्रॉडकास्ट करें। तो अब ये मुझे लेकर आते हैं इस बात के ऊपर कि हेट स्पीच क्या है, बिकॉज ऑफ कोर्स आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच तो देता है, पर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच लिमिट की जा सकती है स्टेट की तरफ से अगर हेट स्पीच उसमें शामिल हो। तो हेट स्पीच की अनफॉर्चुनेटली एक पर्टिकुलर लॉ नहीं मैं कह सकता कि ये हेट स्पीच के ऊपर कोई एक लॉ है या कोई हेट क्राइम्स एक्ट आया हुआ है हमारे पास या कोई हेट ऑफेंसेस एक्ट आया हुआ है, बट अगर उसकी क्रिमिनलाइजेशन या एनीथिंग दैट कम्स आई मीन क्लोजेस्ट टू इट, तो वो है आपका पाकिस्तान पीनल कोड और पर्टिकुलरली उसका सेक्शन 153A। अब सेक्शन 153A बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो ये कहता है कि एनीवन हु बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन or by signs या otherwise promotes or incites to promote या whosoever incites hatred on grounds of religion, race, place of residence, language, caste, community etc, तो वो सारा कुछ हेट स्पीच के जुमरे में आ जाता है, उसके ऊपर 5 साल की सजा होगी। ये है सेक्शन 153A आपके पाकिस्तान पीनल कोड का। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे मुल्क के अंदर हेट स्पीच के अगेंस्ट सफिशिएंट एक्शन लिया जाता है या ऐसा किया जाता है कि ह्यूमन राइट्स जो आपके वर्कर्स हैं या जो आपके इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट्स हैं उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया जाता है कि जी ये जो कह रहे हैं वो हेट स्पीच है, तो इन लोगों के हम लोग चैनल्स टेक ऑफ कर रहे हैं, इनको हम टीवी चैनलों से हटा रहे हैं या इनको हम अरेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज ये वाली चीज है कि इट बिकम्स अ डबल एज सॉर्ड कि हेट स्पीच को प्रिवेंट करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर अब उसमें अगेन ये क्वेश्चन आ जाता है, एक तो मैंने डेफिनेशन बता दी कि आपका जौन सा पाकिस्तान पीनल कोड है उसका सेक्शन 153A कहता है कि जी हेट स्पीच होता है कि वर्ड्स के थ्रू, चाहे वो स्पोकन हो, रिटन हो या सिंबल्स के थ्रू, आप अगर प्रमोट कर रहे हो या इंसाइट कर रहे हो लोगों को कि वो या तो रिलीजन के ग्राउंड पर या रेस या प्लेस ऑफ रेजिडेंस या लैंग्वेज, कास्ट, कम्युनिटी एक्सेट्रा, इनमें से किसी भी बेसिस के ऊपर अगर आप लोगों को इंसाइट कर रहे हो कि वो दूसरे के ऊपर जुल्म सितम करें, तो जी ये हेट स्पीच है और उसकी 5 साल की सजा होगी। रियल लाइफ सिचुएशन में आप कैसे डिटरमिन करते हो दैट दिस इज हैपनिंग, जो कि सेक्शन 153 ने क्रिमिनलाइज किया है? हाउ डू यू डिटरमिन दैट समथिंग इज हेट स्पीच? मेरा एक क्राइटेरिया है जो मैंने बहुत जगहों के ऊपर कहा हुआ है और मैं यहां भी दोहरा देता हूं। मेरे मुताबिक 2 फैक्टर्स हैं जो कि काउंट करते हैं इन डिटर्मिनिंग कि क्या एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ स्पीच हेट स्पीच है या नहीं है। नंबर 1, अगर आप अपनी स्टेटमेंट्स के थ्रू ये कह रहे हो कि एक तबका है या एक ग्रोह है जो कि पीसफुल है, एक अनआर्म्ड ग्रुप है ऑफ मेन, विमेन, चिल्ड्रन, ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जो कि किसी को फिजिकल थ्रेट नहीं पोज कर रहा, और आप ये कह रहे हो दैट दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कम्युनिटी आइदर बिकॉज ऑफ देयर जेंडर, आइदर बिकॉज ऑफ देयर फेथ, और आइदर बिकॉज ऑफ देयर रेस, कास्ट, क्रीड, व्हाटएवर, देयर इज वन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड पीपल जिनके बारे में आप कह रहे हो कि दे डोंट हैव अ राइट टू एग्जिस्ट, ये हेट स्पीच है। दूसरा जो मेरा एक डेफिनेशन है हेट स्पीच की, वो ये है कि जिधर भी आपके वर्ड्स लोगों को भड़का रहे हैं, इंसाइट कर रहे हैं कि वो इकट्ठे हों, दे शुड गैंग अप एंड दे शुड अटैक ऑन समवन फिजिकली, वो हेट स्पीच होती है। अब यहां मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, मैं इधर वापस रिपीट नहीं करना चाहता कि वो वर्ड्स क्या यूज किए गए थे कौन से टेलीविजन चैनल के ऊपर, मैं ऑफ कोर्स इसी रिपीट करना चाहता बिकॉज दैट जस्ट कोटिंग इट बिकम्स अ रेपिटेशन ऑफ द हेट स्पीच इटसेल्फ। बट मैंने अपने ब्राउजर में बुक मार्क करके रखा हुआ है ताकि कल को मुझसे पूछे कि मिसाल के तौर पे किधर हेट स्पीच हुई थी जिसकी आप कंप्लेन कर रहे हो, तो मैं आपको ये बता दूं इस तरह के निजी चैनल्स हैं, और अब तो निजी चैनलों पर जाना मैंने भी बॉयकॉट कर दिया हुआ है। मैं बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं आई वाज डिसगस्टेड। मैंने जिस वक्त उसमें उन चैनल्स के ऊपर किस किस्म की, किस नौयत की गुफ्तगू हो रही है जब वो सुना था, तो मुझे भी शर्मिंदगी हुई कि इस तरह के चैनल्स के ऊपर तुम जाते रहे हो, तुम नहीं जाओगे, बिकॉज दीज चैनल्स आर नॉट डूइंग द वर्क रिस्पॉन्सिबली। और मुझे बहुत अफसोस होता है कि पेमरा का एक भी नोटिस उन लोगों को नहीं आया। जिस तरह मैं एक निजी चैनल देख रहा था 2019 में, तो उस पे एक शख्स है, लाल टोपी उसकी निशानी है,
वो लाल टोपी पहनकर बैठकर कह रहा कि जी आप सियासी मुखालफीन के साथ ऐसा कर दो, वैसा कर दो, वो कर दो। वो यानी कि लोगों को इंसाइट कर रहा था नाम ले लेकर उन सियासी मुखालफीन के, जस्ट बिकॉज पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट है, कि आप उनके ऊपर फेटल, यानी कि वो जिस किस्म के अटैक्स करने को इनकरेज कर रहा था वो फेटल थे। वो वायलेंस को खुले आम एक तरह से बढ़ावा दे रहा था, वो उसको इनकरेजमेंट दे रहा था। और मुझे याद है कि मेरे साथ कुछ सीनियर लॉयर्स बैठे हुए थे और मैं उनको बता रहा था, वो यकीन नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ किसी टीवी चैनल के ऊपर हुआ है। तो मैंने उनको वीडियो लगाकर दी थी और एकदम से, और मैं बहुत सीनियर लॉयर्स की बात कर रहा हूँ अगेन, वन ऑफ देम जस्ट फ्राउंड एंड सेड ये क्या कह रहे हैं यार। मैंने कहा ये बात मैं कर रहा हूं तब से, और ये किसी ने रजिस्टर ही नहीं किया, बिकॉज वी हैव बिकम सो नॉर्मलाइज्ड। उसी तरह से कोई एक फिल्म्स का और ड्रामों का स्क्रिप्ट राइटर है, वो बैठता है, वो खवातीन के अगेंस्ट जो आपकी औरत मार्च है, विच इज अ पीसफुल मूवमेंट, यू मे अग्री और नॉट अग्री with what they are saying or with their slogans, but never in history has it been recorded कि उनकी तरफ से कभी कोई वायलेंस आई हो। आप ये बैठकर कह रहे हो टेलीविजन चैनल पे कि जी ये 35-36 औरतें सिर्फ हया वाली औरतें जौन सी हैं वो इस तरह से करें, वो जूते उठाएं, वो ऐसा करें, एंड दिस इज अलाउड टू बी ब्रॉडकास्ट। तो तब जो पेमरा का कोड ऑफ कंडक्ट है, विच इज वेरी 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 पर्टिकुलर, कि हेट स्पीच लाइसेंसीज यानी टीवी चैनल्स ब्रॉडकास्ट नहीं होने देंगे। तो मेरा क्वेश्चन होता है कि पेमरा की रेगुलेशन किधर चली जाती है ना। पेमरा के ऊपर अगर मैं आ जाऊं, विच इज बेसिकली टास्क विद रेगुलेटिंग टेलीविजन के ऊपर जो भी आपके न्यूज चैनल्स हैं या जो आपके फिक्शनल ड्रामा सीरीज हैं, एवरीथिंग विच इज बीइंग ब्रॉडकास्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन मीडिया, उसको वो रेगुलेट करता है। तो पेमरा अपनी डिफेंस में, उसके भी काफी सारे स्पोक्स पर्सन हैं और पेमरा के काफी सारे जो मेंबर्स हैं वो ये कहते हैं कि वी आर टेकिंग स्टेप्स। हमने उस चैनल को, जो आप नाम ले रहे हो कि जी एक स्क्रिप्ट राइटर है, उन्होंने उसके ऊपर एक नाजेबा जुबान का इस्तेमाल किया, हमने उस चैनल को नोटिस दिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को नोटिस क्यों नहीं जाता, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर बैन क्यों नहीं लगाया जाता, जो कि ऑलरेडी वल्नरेबल विमेन है, ऑलरेडी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं। वो ओपनली कह रहा है कि जूते उठा लो, ऐसा कर दो, उन पर हमला कर दो, गालियां दे रहे हैं, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हेन यू नो दैट इट्स अ हैबिट। तो फिर पेमरा का जुरिस्डिक्शन सिर्फ चैनल नहीं बल्कि इंडिविजुअल्स के ऊपर भी एक्सटेंड करता है, और करना चाहिए कि उनके ऊपर भी बैन्स लगाएं, उनके ऊपर भी जुर्माने लगाएं कि आप टीवी के ऊपर आकर बात करो तो रिस्पॉन्सिबली करो। अब जिस तरह मैं आपके कानूनदान और लॉ स्टूडेंट्स काउंसिल के प्लेटफॉर्म पे बैठा हूं, आपको अंदाजा होना चाहिए आई एम वेइंग एवरी सिंगल वर्ड। मैं एक एक वर्ड जो कह रहा हूं मैं उसको नाप रहा हूं, मैं उसको तोल रहा हूं, कि मेरा वर्ड ऐसा ना हो कि किसी को गलत इंप्रेशन दे जाए या किसी को गलत सबक दे। आई हैव टू स्पीक रिस्पॉन्सिबली, क्योंकि दिस इज एक्चुअली अ साइन दैट आई एम ग्रेटफुल कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है कि मैं उधर उसके ऊपर आकर बात करूं, मुझे उधर एक आवाज दी जा रही है, आई एम बीइंग गिवन अ वॉइस। नाउ वेदर आई चूज टू exercise my voice responsibly is my call, and I have to decide it, and I have to look, I have to look inwards। मुझे ये खुद से पूछना पड़ेगा कि तुम अपनी आवाज को रिस्पॉन्सिबली यूज कर रहे हो, आर यू यूजिंग योर वॉइस इन अ वे विच इज फर्दरिंग द प्लाइट ऑफ द वॉइसलेस, या आर यू यूजिंग योर वॉइस विच इज प्लीजिंग द स्टेटस को। ये वाली चीज हम लोग क्यों नहीं देखते हमारे टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, कि इतने लोग चीख रहे हैं, लोग मार धाड़ कर रहे हैं। यानी मुझे वो भी याद है कि फिरदौस आशिक अमान साहब आए, वो टीवी के ऊपर उठाकर या तो वो ग्लास किसी के ऊपर फेंक रही है या उसके ऊपर मार धाड़ चल रही है या चपेड़ें चल रही हैं। ये इज दिस इंफॉर्मेशन, हेट स्पीच को क्यों नहीं कर्ब किया जाता? ट्विटर के ऊपर अब आप देख लो, मैं ये बिल्कुल यकीन करता हूं, ये अगर तो मेरी गवर्नमेंट मुझे बता रही है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करना जरूरी है, तो वी आर ऑन द सेम पेज। पर क्या आप सोशल मीडिया को रेगुलेट कर भी रहे हो? क्योंकि अभी एक आप देख लें, एक फीमेल जर्नलिस्ट थी, उन्होंने एक बीबीसी उर्दू के ऊपर कॉलम लिख दिया और एक तूफान मच गया उसके ऊपर। जो रूलिंग पार्टी है उनके मिनिस्टर्स ने कह दिया कि जी ये डिफेमेटरी है, ये डिफेम कर रहा है, इसमें बेबुनियाद बातें की गई हैं। बजाय कि आप अपना वर्जन ट्विटर के ऊपर डालो, आप सोशल मीडिया पोस्ट पे गवर्नमेंट के जौन से भी कारकुन हैं, जो भी इसमें मेंबर्स हैं, बजाय कि वो ये बताएं कि व्हाई डू दे थिंक कि उस कॉलम में जो लिखा है वो गलत है। क्या हो रहा है कि जो रूलिंग पार्टी का फ्लैग है या जो रूलिंग पार्टी का साइन है, उसको आपने डिस्प्ले पिक्चर बनाया हुआ है आपके सपोर्टर्स ने, और आपके सपोर्टर्स ट्रेंड्स चला रहे हैं।
आपके सपोर्टर्स उस फीमेल जर्नलिस्ट के खिलाफ ट्रेंड्स चला रहे हैं जिसमें कि इतनी नाजेबा जुबान का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि मैं इधर दोहरा भी नहीं सकता, एंड यू टारगेटिंग समवन, और आप उस औरत, आप उस खातून के हिजाब के ऊपर भी बातें कर रहे हो और गलीज किस्म की बातें लिख रहे हो। और वो फीमेल जर्नलिस्ट नेक्स्ट टाइम क्या करेगी? उसको एक प्रेशर होगा कि यार आई हैव टू सेंसर माई सेल्फ बिकॉज आई एम अ वल्नरेबल वुमन, आई हैव बीन थ्रोन आउट इनटू द पब्लिक डोमेन, एंड इफ माई गवर्नमेंट इज नॉट प्रोटेक्टिंग मी, बल्कि पीपल हु सपोर्ट दिस गवर्नमेंट, बजाय कि गवर्नमेंट उनको रेगुलेट करे, उनके अकाउंट्स को पकड़े, ट्रेस करवाए, उल्टा कहीं ना कहीं वो भी उसमें फ्यूल इन कर रहे हैं। या अभी आज सॉ फाइनेंस, हमारे जो से फाइनेंस मिनिस्टर हैं, या अभी हमाद अजहर साहब हैं, उनका भी एक क्लैश हो गया था विद शाहजेब खानजादा। तो ये उसके ऊपर क्या होता है कि एक पूरी कैंपेन चलना शुरू हो जाती है ट्विटर और सोशल मीडिया के ऊपर, विच हॉन्ट्स यू मच लॉन्ग आफ्टर द प्रोग्राम इज ओवर। मैं टेलीविजन के ऊपर गया हूं, मैंने कुछ कहा है, लेकिन दोज इन पावर डिड नॉट लाइक इट, तो बात वहां खत्म नहीं हो जाएगी। अब एक हफ्ते तक चीज चलती चली जाएगी, मेरे ऊपर ट्विटर हैशटैग्स चल जाएंगे, ट्रेंड्स चल जाएंगे, एंड दैट इज इंसाइटमेंट, दैट इज हेट स्पीच। तो डर ये लगता है कि जब इस तरह के लॉज आते हैं, रिमूवल ऑफ अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट रूल्स, या जब हम पेका देखते हैं या पीका देखते हैं, या जब हम लोग इस तरह के रेगुलेशन देखते हैं, पीएमडीए ऑर्डिनेंस आ गया जी कि आपने अब लाइसेंस लेना है। मैं अगर मेरा एक फेसबुक के ऊपर सोशल मीडिया अकाउंट है तो उसको हर साल मुझे रिन्यू कराना पड़ेगा, उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, नोटिस आ रहे होंगे मुझे या आपको for something that we wrote on our social media accounts which was meant to be a private domain for ourselves। हमने अपने कमरे के अंदर बैठकर एक चीज लिखी जिसने कि ना वायलेंस को प्रोपेगेट किया, ना किसी की जान को जोखिम में डाला, हमने सिर्फ एक अपनी एक राय दी है। perhaps it can make someone feel uncomfortable, but that is what freedom of expression means। is it according to the constitution reasonable और प्रोपोर्शनेट कि आप उनको नोटिस भेजना शुरू कर दो? बिकॉज एक, बिफोर वी मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी बात जो मैं इधर इस वाले सेगमेंट में करना चाहता हूँ वो ये है कि मुझे याद है मैं एक निजी टीवी चैनल के स्टूडियो में बैठा हुआ था, और जब अभी कैमरा रोल होना था और वो भी स्टार्ट नहीं हुआ था, कैमरा भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, तो मैं एंकर पर्सन और उसके जो रेगुलर पैनलिस्ट हैं उनको ये कहते हुए सुन रहा था कि यार अभी हमें कैमरा से नोटिस आया है, तो प्लीज जरा ये वाली बात ना कीजिएगा कि नहीं तो एक और नोटिस आ जाएगा। तो अब टीवी चैनल्स तो आप समझ लें उसके ऊपर खुली बात हो ही नहीं सकती। आई यूज्ड टू बी अ वेरी रेगुलर पैनलिस्ट ऑन टीवी चैनल्स, मैंने जाना छोड़ दिया क्योंकि फिर मजा नहीं आता था, फिर मुझे लगता था मैं झूठ बोल रहा हूं एक हद तक। अगर मैं अपने आप को इतना ज्यादा सेंसर कर रहा हूं तो वो झूठ हो जाता है, आधा सच तो फिर झूठ है। तो वहां मुझे नजर आया कि आपका जो मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन मीडिया चैनल्स हैं उस पे तो वो स्पेस बिल्कुल ही इट्स बिन श्रंक, वो तो एक श्रिंकिंग स्पेस है, उसके ऊपर आप बात कर ही नहीं सकते। तो मेरे पास फिर एक जरिया रह गया कि मैं ये जिस तरह आपके साथ इधर लीगल डायरीज के ऊपर लॉ स्टूडेंट्स काउंसिल के प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूँ, इसको फेसबुक के ऊपर हम लोग ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं इधर अपनी जो भी दिल की बात है वो कर सकता हूँ। अब अगर यहां भी नोटिस आना शुरू हो जाएंगे, अब इंडिविजुअल यूजर्स को भी हो गया ये बात नहीं लिखनी, नहीं तो पीएमडीए की तरफ से नोटिस आ जाएगा, और फिर पीएमडीए के अंदर आप वहां एक मीडिया ट्रिब्यूनल है, उधर हाजिरियां दोगे, और उधर हाजिरी दोगे, वो फैसला कर लेगी, तो कोई अपील मैकेनिज्म उस पीएमडीए ऑर्डिनेंस के अंडर लिखा ही नहीं हुआ, तो फिर क्या हो रहा है? आप हर जगह से लोगों की आवाज बंद कर रहे हो। फिर आपके पास वो वाले वीलॉगर्स बैठे रह जाएंगे जो कि कहेंगे जो है जैसा है बहुत अच्छा है, हमारे पास कोई गुंजाइश ही नहीं है सेल्फ इंप्रूवमेंट की, जो कुछ भी गलत है वो तो फिर एक्सटर्नल साजिश है, हमारा उससे लेना देना नहीं। जो लेबल्स लगा दिए जाते हैं कि जी ये एजेंट है, वो फॉरेन एजेंट है, ये फॉरेन फंडेड है, विदाउट एनी प्रूफ, इसके ऊपर कभी सेक्शन 20P का क्यों नहीं लगता? इसके ऊपर डेफेमेशन के नोटिस क्यों नहीं आते एफआईए की तरफ से कि ये भी डेफेमेशन है, बेबुनियाद फॉल्स एलिगेशन? सो यू हैव टू डिफाइन कि व्हाट इज मेंट बाय फॉल्स, व्हाट इज मेंट बाय ट्रूथ, what is meant by public interest, what is meant by compromising law and order। बिकॉज होता ये है कि जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं वो बिल्कुल निहत्ते हैं, अनआर्म्ड हैं, आप उनके ऊपर या तो एंटी टेरर लॉज लगा देते हो या उसको आप हेट स्पीच कह देते हो, जबकि वो एक मुतालबा कर रहे हैं अपना। और जो एक्चुअल हेट स्पीच कर रहे हैं, जो खवातीन के खिलाफ, सियासी मुखालफीन के खिलाफ खुले आम धड़ल्ले से वायलेंस को प्रोपेगेट करें, एंड दे नो एग्जैक्टली कि क्या होगा जब ये इंसान जिसके बारे में हमने बातें की हैं वो अपने घर से निकलेगा या वो किसी स्टूडियो से निकलेगा, अपने ऑफिस से निकलेगा, उसके ऊपर लोगों का एक हजूम पड़ जाएगा, एक मॉब कल्चर आएगा, एक मॉब कल्चर आ चुका है ऑलरेडी। सो एक मॉब उनके ऊपर पड़ जाएगा, एंड कि आपके वर्ड्स का वो असर हो रहा है और आप जानबूझ के वो कर रहे हो। ऐसे लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जाता? अब पेमरा ने एक टेलीविजन एक्ट्रेस है, फिल्म एक्ट्रेस है, एक मॉडल है, उसको या उस चैनल को नोटिस दिया कि शी सेड समथिंग डिरोगेटरी अबाउट
द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। बहुत अच्छा किया पेमरा ने। बट मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे स्क्रिप्ट राइटर्स भी बैठे हुए हैं, ऐसे फिल्म डायरेक्टर्स भी बैठे हुए हैं जो कि आते हैं और वो खवातीन के खिलाफ बहुत इंसाइटफुल और इंसेंडरी और इंफ्लेमेटरी लैंग्वेज यूज करते हैं। उनको नोटिस मिल रहे हैं क्या? क्योंकि वो तो हर रात आकर इस तरह की बातें करते हैं कि जी वो मीनार पाकिस्तान इंसिडेंट में एक औरत के साथ हुआ, वो तो होना बनता था क्योंकि वो 500 आदमियों के बीच में क्यों निकली थी। दिस इज एडिंग फ्यूल टू फायर। हम्म। और दिस एक्चुअली लीड्स मी टू द क्वेश्चन विच जो आप बात कर रहे थे, तो मुझे इसी बात का ख्याल आया कि जब हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं और जब हम इतनी तमाम चीज़ें जिनके बारे में हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, जी तो हाउ अफेक्ट आर्ट एंड क्रिएटिविटी? क्योंकि डेफिनेटली जब हम बात कर रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गिव्स यू द जी फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्हाट यू थिंक, और आर्ट एक्सप्रेशन की एक फॉर्म है, और क्रिएटिविटी, और जैसे कि आपने खुद कहा कि आपने प्राइवेट चैनल्स के पैनलिस्ट के तौर पर जाना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि यू थॉट कि आपकी जो एक स्ट्रीम लाइन एक जो बिल्कुल। थॉट प्रोसेस जी पड़ रहा है। तो डू यू थिंक जी बिल्कुल। अच्छा, अब जो आपने बात कही है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर क्या कर्ब्स हैं या व्हाट डू आई थिंक कि अगर मैंने प्राइवेट चैनल से जाना बंद कर दिया है तो व्हाट्स द वे आउट, इसका क्या सोल्यूशन है, हाउ टू डू अ बैलेंसिंग एक्ट। एक तो आप ये देखें कि जो मैं बात कर रहा हूँ ना और हमारा जो टॉपिक है। I'll जी continue जी the question कि art ये किस तरह से um, जी। तो देखिए, अब ये जो हमारा टॉपिक है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वर्सेस स्टेट रेगुलेशन, और इसमें किस तरह से बैलेंस स्ट्राइक किया जा सकता है, हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन दीज टू सीमिंगली कंफ्लिक्टिंग नोशंस, इसको हम कैसे रेकनसाइल कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अभी मैं जो बात कर रहा हूं कि देयर हैज बीन एन ओवररीच, देयर हैज बीन एन इंट्रूजन इनटू द प्राइवेट स्पेस। कि फॉर एग्जांपल अगर पीएमडीए ऑर्डिनेंस आ गया, एक तरफ से आपके ये रूल्स आ गए, रिमूवल ऑफ अनलॉफुल या अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट, रिमूवल एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट, इस तरह के रूल्स आ जाते हैं, पीएमडीए ऑर्डिनेंस आ जाता है। हमारे सारे हम सारों के यूट्यूब चैनल्स, हम सारों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स, हम सारों के फेसबुक ट्विटर अकाउंट्स रेगुलेशन और स्टेट की रेगुलेशन के परव्यू में आना शुरू हो जाते हैं। तो इसका असर क्या होगा? अब बात यह है कि आप पेमरा का भी देख लें। अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी कि पेमरा ने टीवी सीरीज के प्रोड्यूसर्स को और टीवी चैनल्स को नोटिस जारी कर दिए, और वो नोटिस ये कह रहे थे कि जी टीवी चैनल्स को इस चीज के बारे में माइंडफुल होना पड़ेगा, और जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो टीवी ड्रामास बनाते हैं, जो टीवी सीरियल्स बनाते हैं, उनको माइंडफुल होना पड़ेगा कि कोई इंटीमेसी नहीं आप शो कर सकते इन योर सीरियल्स या इन योर ड्रामास। उसके ऊपर आप ऑब्सिनिटी नहीं शो कर सकते, क्योंकि पेमरा की जो कंप्लेंट सेल है, उसको बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आने की जी बोल्ड ड्रेसेस शो किए जा रहे हैं, या बोल्ड थीम शो की जा रही हैं, या इस तरह की स्टोरी लाइंस उसमें दिखाई जा रही हैं जिसमें कि अकॉर्डिंग टू पेमरा नाजीबा चीजें डिपिक्ट कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि हाउ अगेन व्हाट डू यू डिफाइन एज अ बोल्ड ड्रेस। क्योंकि मैंने बहुत दफा देखा है कि अगर कोई पाकिस्तानी फिल्म नशर हो रही होती है हमारे चैनल्स के ऊपर, तो एक खातून है, उसका यहां से गर्दन को ब्लर किया होगा, जबकि गर्दन तो आपको सड़क पे भी नजर आ रही है, गर्दन तो आप लोगों को न्यूज चैनल्स के ऊपर भी नजर आ रही है, उधर फीमेल पैनलिस्ट भी हैं, उधर फीमेल एंकर्स भी हैं। अब अगर उतनी सी भी चीज को आप ब्लर कर दोगे फिल्मों में या ड्रामों में, तो क्वेश्चन ये है कि इन्होंने किस तरह से ये डिटरमिन किया दैट दिस इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी ब्लर्ड। बिकॉज ऑलरेडी हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं, जो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो हमारे ड्रामा सीरियल मेकर्स हैं, उनको पता है कि रेड लाइंस क्या है। अब अगर आप कह रहे हो कि नहीं वो भी बेहया है, अगर आप एक गाला का बिस्किट उठाकर बैन कर रहे हो कि जी ये तो ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रही है, तो मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने अभी एक पेल का एड देखा, और उस एड के अंदर भी एक मेल एक्टर है, वो डांस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी पेल खरीदो, तो फिर तो ऑब्जेक्टिफिकेशन तो वो भी है।
तो ये जो पुलिसिंग है, जिसको मैं कहता हूँ मॉरल पुलिसिंग, और वो थॉट पुलिसिंग के अंदर भी बदल चुकी हुई है कि आप टीवी के ऊपर वायलेंस दिखाओ वो खैर है। हम अगर ये रोजमर्रा हम जो टीवी सीरियल्स ब्रॉडकास्ट होते हैं हमारे चैनल्स पे, उस पर हम देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस खुलेआम शो की जा रही है, खानदानों के अंदर साजिशें चल रही हैं, नंदे और भाभियां आपस में साजिशें चल रही हैं, जो मर्द हजरात है वो एक दूसरे को सेबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं बिजनेस में, ये सारा कुछ तो डिपिक्ट होता है टीवी ड्रामास में। बट अगर आप ये शो कर रहे हो कि एक मैरिड कपल है, वो एक दूसरे के साथ शफकत से पेश आ रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ शफकत से बात कर रहे हैं, तमीज से बात कर रहे हैं, तो वो एकदम से हाउ कैन यू से दैट इज ऑब्सीन? या तो फिर एक बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दो लॉ के अंदर कि व्हाट इज इट, क्योंकि ऑब्सिनिटी के अगेंस्ट लॉज इंग्लैंड के अंदर भी हैं, ऑब्सिनिटी के अगेंस्ट लॉज यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में भी हैं, वो तो हर मुल्क में है। द प्रॉब्लम इज नॉट विद दैट, द प्रॉब्लम इज आर वी अंडर द गाइज ऑफ ऑब्सिनिटी या मॉरलिटी या व्हाट वी कंसिडर टू बी बोल्ड, हम उसके गाइज के अंडर कहीं एक्स्ट्रा सेंसरशिप तो नहीं कर रहे टू द एक्सटेंट कि जो हम लोगों को डेली लाइफ में नजर आता है जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, आप एक पब्लिक प्लेस में जाते हो, वो चीजें जो आपको आमतौर पे सड़क पे नजर आ रही हैं, अगर उसको हम टेलीविजन ड्रामास में या फिक्शनलाइज्ड फॉर्म में डिपिक्ट नहीं कर सकते, तो ये तो फिर बहुत एक मेरे ख्याल से ऑप्रेसिव फॉर्म ऑफ सेंसरशिप हो जाती है। ये हम बात कर रहे हैं एक इस तरह की सोसाइटी की जिधर नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन तकरीबन सबके पास है, या टॉरेंट्स, तो हर कोई वहां से फिल्म डाउनलोड करता ही करता है। यहाँ आप वीडियो शॉप्स में चले जाएं तो हर किस्म की आपको फिल्म मिलेगी, आपको बॉलीवुड फिल्म भी मिलेगी, हॉलीवुड फिल्म भी मिलेगी। अब ये एज एन एडल्ट कंज्यूमर, एज एन एडल्ट आपने डिसाइड करना है कि व्हाट कंटेंट विल आई कंज्यूम विच इज विद इन द बाउंड्स ऑफ द लॉ, इन द सेंस कि अगर एक चीज डीवीडी के अंदर, एक डीवीडी अगर एक वीडियो शॉप में पड़ी है एंड आई एम परचेसिंग इट, तो वो लीगली है, वो दुकान लीगली खुली हुई है, उनको परमिट मिला हुआ है डीवीडी शॉप वालों को कि वो दुकान खोलें और वो उधर इस तरह के कंटेंट को, इस तरह की सीरीज और डिस्क को स्टॉक करें, तो फिर मैंने लीगली चीज खरीदी है। मैं अगर यूट्यूब पे जा रहा हूँ, नेटफ्लिक्स पे जा रहा हूँ, अगर मैं कोई कंटेंट वहां देख रहा हूँ, तो अगेन आई एम अबाइडिंग बाय द लॉ ऑफ द कंट्री। तो एक law abiding citizen in the privacy of their home, in the privacy of their room, what they decide is appropriate for them, that should be left to sane responsible adults, because abhi kya ho raha hai, we have a paternalistic state, and a paternalistic state is an oppressive state जो कि आपको डिक्टेट करती है कि आप नहीं जानते कि आपके मुफाद में क्या है, आपकी इच्छा क्या है, हम बताएंगे। बात वही है, मेरा रूल ऑफ थंब वही आ जाता है, जिधर किसी की जान को खतरा नहीं है, जिधर किसी की जान को, लाइफ एंड लिम्ब को कोई रिस्क नहीं है, कोई वायलेंस का रिस्क नहीं है, तो वहां फिर कम से कम स्टेट इंट्रूजन होनी चाहिए। एक ब्रॉड तो हर किसी को पता है कि हमारा सोशल फ्रेमवर्क क्या है, हम आमतौर पे जानते हैं हाउ टू ड्रेस अप मॉडेस्टली। मैं इधर आपके प्रोग्राम पे आया हूँ एंड आई एम वेयरिंग दिस स्वेटर, और मुझे अंदाजा है कि ये एक फॉर्मल प्रोग्राम है, दिस इज नॉट गपशप सेशन, दिस इज कानून दान, और इसके ऊपर हम कानून की बात कर रहे हैं, इस पे हम समाज की बात कर रहे हैं, इस पे हम हमारे माशरे की जो इश्यूज हैं उसको भी हाईलाइट कर रहे हैं, एंड आई हैव ड्रेस्ड अकॉर्डिंगली। तो इतना डिस्क्रेशन आप अपने सिटीजंस को छोड़ दो, that they can decide for themselves. These are not school children, and what we asked for was a state, we did not ask for a parent. This is a paternalistic approach. अब पाकिस्तान के अंदर क्या है, a lot of people they don't understand the relation that a citizen has with the state, which is embodied in what is known as the social contract theory. और वो ये है कि state के बारे में कहा जाता है ना, no one can challenge the writ of the state, या स्टेट हैज द मोनोपोली ओवर वायलेंस। तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टेट को हम लोगों ने, इलेक्टोरेट ने अपनी सॉवरेन पावर्स ट्रस्ट पे ट्रांसफर कर दी हैं, और स्टेट के ऊपर ये ड्यूटी है कि वो उन पावर्स को हमारे बेनिफिट में यूज करेगी, ना कि हमें ऑप्रेस करने के लिए। हमारे बेनिफिट में यूज करने का मतलब बिलीविंग एंड ट्रस्टिंग योर ओन पीपल दैट दे कैन डिसाइड फॉर देमसेल्व्स व्हेन इट कम्स टू देयर प्राइवेसी, एंड अगेन द राइट टू प्राइवेसी and the right to your private and family life and your home and your correspondence is something guarded under our constitution again. तो वहां स्टेट अगर इंक्लूड करे, तो फिर जब सिविल सोसाइटी सेक्टर की तरफ से एक डिसेंट आता है तो वो बहुत जायज है। यू कैन ट्रस्ट योर पीपल टू मेक दोस डिसीजंस फॉर देमसेल्व्स, बट आप क्या करते हो, आप एक लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और पॉलिसी सेट करते हो, ये होता है स्टेट का काम। और वो इस तरह से कि आप हम लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हो अगेंस्ट वायलेंस, ना कि ये कि द स्टेट इज अ बायस्टैंडर, is a silent spectator when violence is taking place on the streets, when there is mob lynching on the streets. वहां स्टेट साइलेंट हो जाए, और जिधर आप पीसफुली अपने राइट्स टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या राइट्स टू फ्रीडम ऑफ प्राइवेसी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो वहां एकदम से रेगुलेशन आ जाए और आपकी पीसफुल
एक डिस्कोर्स को हेट स्पीच कह दिया जाए। तो हेट स्पीच की डेफिनेशन, आई थिंक वी नीड समथिंग विच गोज इवन मच मोर बियॉन्ड Section 153 of the Pakistan Penal Code, something which goes even beyond पेमरा कोड ऑफ कंडक्ट। एक ही दफा डिफाइन कर दो हेट स्पीच होता क्या है, एंड टेक द स्टेक होल्डर्स इनटू कॉन्फिडेंस। तो एक तो वो वाली बात आ जाती है। दूसरा यहाँ मुझे क्वेश्चन साइड पे नजर आ रहा है, हाउ कैन क्रिएटर्स केटर दीज लॉज एंड व्हाट इज देयर रिस्पांसिबिलिटी व्हेन इट कम्स टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये वाली बात मैं इसी को आंसर करना चाहता हूं कि अभी देखें इंडिया के अंदर भी हुआ है, वहां एक वेब सीरीज आया तांडव के नाम से, और हम लोग देख रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट एक क्रैकडाउन कर रही है डिसेंट के ऊपर। उधर एमनेस्टी इंटरनेशनल के उन्होंने ऑफिस बंद कर दिए, उधर जो किसानों का आंदोलन चल रहा था, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट थी, उसके ऊपर उन लोगों ने जो भी जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग कर रहे थे, जर्नलिस्ट के ऊपर यूएपीए और एंटी टेरर लॉज लगा के उन लोगों को लॉक कर दिया। जबकि उनके अपने मिनिस्टर्स जॉन से हैं, वो इन्फर्मेटरी इंसाइटफुल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको खुलेआम करने दिया जा रहा है। तो उन्होंने भी ये कहा है कि क्योंकि ट्विटर के ऊपर पीपल आर क्रिटिसाइजिंग द मोदी गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल अभी अप्रैल में इस साल जब ये डेल्टा वेरिएंट शुरू हुआ था कोविड का, तो उसमें मोदी गवर्नमेंट को क्वेश्चंस किए जा रहे थे बिकॉज इंडिया में डेथ रेट्स बहुत हाई हो रही थी कोविड की वजह से, और गवर्नमेंट को ये चीज पसंद नहीं आ रही थी, तो वो ट्विटर को बैन करने की बातें कर रहे थे। वो भी इसी तरह के लॉज को इंट्रोड्यूस करने की बातें कर रहे थे कि हम ऐसे लॉज लेकर आएंगे जो कि रिक्वायर करेंगे कि ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया कंपनीज अपने ऑफिस भारत में खोलें, और फिर उनके ऊपर जुर्माने लगाए जाएंगे अगर वो गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर या गवर्नमेंट की डिमांड के ऊपर उस कंटेंट को रिमूव नहीं करेगी, द कंटेंट विच द गवर्नमेंट फाइंड्स ऑब्जेक्शनेबल। सो ये चीज उधर भी हो रही है। आप यूके में देख लो, अभी उधर एक एमपी है सर डेविड एमएस, और उनका अभी लेओनसी के अंदर कत्ल हुआ है एंड ही वाज विक्टिम टू हेट ऑफेंस। और वहां जो उनकी होम सेक्रेटरी है ब्रिटेन की, प्रीति पटेल, तो उन्होंने प्रपोज किया है कि हम नए लॉज ला रहे हैं जो कि रिक्वायर करेंगे कि एनेनिमिटी नहीं रखी जा सकती सोशल मीडिया के ऊपर, ताकि हम हेट स्पीच पेडलर्स को पकड़ सकें। तो वो हर मुल्क में मुझे नजर आता है। अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया गया, वहां भी ये बातचीत चल रही है। अभी वो जो फेसबुक की विसिल ब्लोअर है फ्रांसिस ह्यूगन, उन्होंने भी यही कहा है कि जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, दे आर नॉट प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट्स ऑफ यूजर्स, दे आर एक्सपोजिंग यूजर्स टू हेट्रेड, दे आर एक्सपोजिंग यूजर्स टू वायलेंस। तो रेगुलेशन की तो बहुत सख्त जरूरत है। योर क्वेश्चन इज वेरी वैलिड कि फिर किस तरह से केटर किया जाए, ये लॉज कैसे केटर कर सकते हैं कि एक तरफ हार्मनी रखी जाए, हेट स्पीच को कर्व किया जाए, पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। और उसको करने का तरीका ये है कि पीएमडीए ऑर्डिनेंस की जरूरत नहीं है। दैट इज नॉट व्हाट यू नीड। You don't need removal or blocking of unlawful so-called online content rules, या ये कि पीटीए आपको नोटिस जारी करना शुरू कर दे, एफआईए जारी करना शुरू कर दे। What you need is social media companies, एक तो उनको खुद भी they have to be inward looking, they have to ask themselves। मैं इतनी दफा कंप्लेन कर चुका हूं कि जी ये वाली स्पीच बड़ी डेंजरस है, मैंने फेसबुक को कंप्लेन किया है, वो कहते हैं दिस डज नॉट गो अगेंस्ट आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स, सो दे विल हैव टू स्टेप अप देयर गेम। और गवर्नमेंट का ये रोल है कि वो फेसबुक या ट्विटर या इस तरह की कंपनीज के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाए जिसमें कि ड्यूटीज डाली जाए इन कंपनीज के ऊपर कि एनीथिंग जो कि मैंने कहा है सब्जेक्ट्स अ पर्टिकुलर कम्युनिटी टू वायलेंस, अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स टू वायलेंस, उस तरह की स्पीच को फौरी तौर पे हटाया जाए, सो दैट उस तरह के मॉब कल्चर हम लोगों को नजर ना आए जो कि फॉर एग्जांपल हम लोगों को कल सियालकोट के अंदर देखने को मिला। तो सोशल मीडिया को भी कंट्रोल एक्सरसाइज करना पड़ेगा कि कहीं उन लोगों के प्लेटफॉर्म्स को हेट स्पीच फर्दर करने के लिए यूज तो नहीं किया जा रहा। स्टेट को भी रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम लोग जी वो नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के नाम पर या अंडर द गाइज ऑफ प्रिवेंटिंग हेट स्पीच हम एक्चुअली हेट स्पीच को तो फर्दर होने दे रहे हैं, लेकिन जो पीसफुल ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं और जो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं उन लोगों की स्पीच को कर्व कर रहे हैं। और ये जो पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड है, दिस इज अनहेल्पफुल बिकॉज एनी लॉ विच देन is not proportionate and places unreasonable restrictions on our ability to exercise our freedom of speech, उसके ऊपर तो आई थिंक कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनती है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बिकॉज द गाइडिंग फैक्टर ought to be Article 19. The guiding factor ought to be our constitution because in the hierarchy of our laws, our written constitution reigns supreme. A balancing act needs to be done. जो journalists हैं उनके concerns, I believe they are very reasonable. This is the way forward.
फिर हम लोगों को नए लॉज बनाने की जरूरत पड़ेगी बिल्कुल जिसको यानी हम हमें बिल्कुल इस बात का अंदाजा है कि हमारे पास एक बहुत ही वाइडेंड लॉ मौजूद है। क्या उसको स्पेसिफिक करना और उसको स्ट्रीमलाइन करना जरूरी है या नहीं? बस फिर ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे लूंगी, 2 मिनट का कमेंट एंड देन विल वाइंड अप आवर सेशन। Sure. So जिस तरह मैंने कहा there has to be a balancing act. I do look up to my government and I do look up to my state कि वो एक regulatory framework provide करें जिसके अंदर वो social media companies को guidelines issue करें, बिल्कुल करें कि how are they going to be exercising their powers and discretion on their platforms responsibly to curb hate speech. But at the same time, the government cannot pass laws which are unconstitutional because uske upar to public interest litigation banti hai, and such laws which are contrary to the spirit and the essence of the constitution ought to be struck down as invalid on the grounds of unconstitutionality. Ultimately, the question is, I, as an individual, as a Pakistani citizen, do I feel that my state is protecting me and allowing me to exercise my constitutional rights? अगर, और ये बात सच है, मैं आपकी पैनल पे बैठा हूं, मैं सोशल मीडिया पे कुछ लिखता हूं, मुझे अपने आप को सेंसर करना पड़ता है, और मैं फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम टायर्ड ऑफ सेल्फ सेंसरिंग माई सेल्फ. I'm tired of self-censoring myself because unfortunately मुझे अभी तक वो feel नहीं आई that I am being protected. The moment I feel confident that I'm being protected against the right wing, I'm being protected against, whatever possible mobs are sitting out there, and I am being protected against unwarranted state intrusion. तो वहां मैं कहूंगा कि my rights are being upheld and my state is protecting me with the rights that they had promised, with the protections that they have promised, they will make available to me. That is the stage. If when I reach it, तो मैं ये कह रहा हूँ कि now the right balance has been struck. Until and unless that balance has not been struck, the state should not be cracking down on independent journalists. The government should not be subjecting dissenting journalists or dissenting voices to public humiliation, टू कंटेम्प्ट और टू हेट्रेड, बल्कि उनको प्रोटेक्शन दो. गवर्नमेंट का बिल्कुल ये हक है कि वो अपना स्टांस है, अपना मौक़िफ़ सामने लाना चाहती हैं, वो बिल्कुल लाए. बट अल्टीमेटली इट्स अबाउट प्रोटेक्टिंग दोज हु आर अनआर्म्ड, दोज हु आर लॉ अबाइडिंग सिटीजंस, एंड क्रैकिंग डाउन ऑन दोज हुज ओनली language or the only language that they understand is violence. You have to crack down on them. Those people or those right-wing groups who resort to violence, they ought to be subjected to law, not those who question violence. Those are not people who ought to be subjected to oppression or repression. Ultimately, it's about freedom. Freedom being exercised in such a manner where everyone is coexisting despite differences of opinion in peace and in harmony. If that is secured, I would say that the state of Pakistan, the government of Pakistan, they have achieved the kind of victory that I'm still waiting कि वो अचीव हो, that I'm still waiting कि हम उस यूटोपिया को अचीव कर सकें. या अगर वो यूटोपिया कंप्लीटली अचीव नहीं हो सकता, द क्लोजर दैट वी गेट टू इट द बेटर दैट इट इज. बिल्कुल. और इस कॉन्वर्सेशन सारी के बाद मेरे ख्याल से हम इस बात पे तो बिल्कुल एग्री करेंगे कि ताली दो हाथ से बचती है. अगर तो क्रिएटर्स हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो जो बात कह रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबली अपनी बात को आगे पहुंचा सके, ताकि किसी भी तरह के इश्यूज जो कि लॉ से हम कहेंगे कि लॉ के साथ के इश्यूज, क्योंकि हम जाहिर सी बात है हम स्टेट से और स्टेट के लॉज को हम कभी भी डिफाई नहीं कर सकते. और एब्सोल्युटली. हमें अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो राइट है उसको इस तरह से आगे यूज करना है कि हम उसको एक हेल्दी अंदाज में लेके जा सके. थैंक यू सो मच सर थैंक यू मुनीब, वेरी आपके मच साथ फॉर हैविंग मी. कन्वर्सेशन बहुत अच्छी रही. एब्सोल्युटली, माय और प्लेजर. आपकी टाइम आपने मौका इतना दिया कि हम लोग इतनी सारी चीजें देख सुन सके, वरना मोस्टली हम लोग जब इस तरह के सेशंस होते हैं तो हम बहुत बेसिक रहते हैं चीजों पर कि ये टॉपिक ही जो बहुत आर्टिकल वाइड है, है तो वो क्या इवन कहता आई है. हैड टू मेक श्योर कि आई एम एड्रेसिंग एवरीथिंग व्हिच इज रेलेवेंट, या कोई पॉइंट मिस आउट ना हो. एंड आई स्टिल फियर कि मुझसे कुछ मिस आउट हुआ होगा, बट आई एम ग्लैड कि हमने ऑडियंस को इन्फॉर्म किया और मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया एज बेस्ट एज आई कुड. सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी. दिस वाज अ वेरी गुड प्लेजेंट एक्सपीरियंस. थैंक यू सो मच. देयर डेफिनेटली वर अ फ्यू टेक्निकल इश्यूज, और जाहिर सी बात है व्हेन वी आर ऑनलाइन तो इस तरह के इश्यूज होते हैं. बट आई वुड लव कि इंशाल्लाह किसी टाइम हम फेस टू फेस बैठकर अपने ऑडियंस के लिए एक लाइव सेशन एब्सोल्युटली, किसी एंड आई टाइम एम रिकॉर्ड लुकिंग कर फॉरवर्ड टू सकें. इट. इंशाल्लाह. मौका मिले
we'll meet बहुत शुक्रिया, soon, face to face. Thank you so much. बहुत And शुक्रिया. with that, we conclude our today's session, Freedom of Expression versus State Regulation. I'm Shadia Saleh signing off from Law Students Council and Kanun Dance. Thank you so much.